तिजेन जी को भी यहाँ से बुलाऊंगी और विनोद जी से भी कहूँगी कि आप पुष्पों के गुलदस्ते से तिजेन जी का सम्मान करिए। सेंटर में मेरा सूदों से बहुत खास रिश्ता है। मेरी दिवंगत पत्नी सूद थी। क्या नाम था उनका? इंदु। मैं आपका बहुत अपनी तरफ से और अपने ब्रदर को रश्मि भाई जोशी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आप विश्व लीजिए। किसको लेके जाने इवेंचुअली आप ले जाइए। नेस्टर में हम लेते नहीं, हम देते हैं। विनोद जी जरा वो इधर मैं उनको बोल रही थी कि ऑडियंस में किसने हिंदी में एमए की हुई है। माय मदर डिड एमए इन हिंदी 1942 लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज से। मैंने कानपुर से किया थी हिंदी में 1942 में तो उस टाइम में तो लड़कियों को तो पढ़ाने का नाम भी नहीं लेता। और ये लेस्टर की तरफ से एक छोटी सी भेंट आप दीजिए तिजेन लेस्टर की। बैठ जाओ। आप बैठ जाएं सर। और नीना जी आप वहाँ जाएंगे, मैं 1 मिनट में आपको फिर बुलाऊंगा, आप अभी बैठ जाइए। अब अगर इजाजत हो तो कवि सम्मेलन का आगाज किया जाए, शुरुआत की जाए। I'm sorry, I know some people here may not be able to understand what we are going to do now because most of it is going to be in Hindi or Urdu, but unfortunately that's what is the plan for today. So please bear with us. And thank you for your patience. हजार यूं तो जमाने का साथ है यारो, कि हजार यूं तो जमाने का साथ है यारो, तुम्हारे साथ की कुछ और बात है यारो। कि हजार यूं तो जमाने का साथ है यारो, तुम्हारे साथ की कुछ और बात है यारो। और संभल संभल के चलें या कि बहक बहक के चलें, संभल संभल के चलें या कि बहक बहक के चलें, कि हमारे हाथ में अब उनका हाथ है यारो। एक बार फिर आज की इस खूबसूरत शाम में आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम जी आयानू। और इस शाम को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और हमारे पास यूके के माने हुए, और मैं यूके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो यूके में रहते हैं, वैसे तो इनमें से कई दुनिया के माने हुए कवि हैं। और जैसा कि आपने देखा तेजेंद्र जी की शायरी और इनका लेखन, इनकी कहानियाँ पूरी दुनिया में छा गई हैं। और हिंदुस्तान में जहाँ पर आपको पता है साहित्य में, लिटरेचर में, हर जगह की तरह उसमें भी बहुत पॉलिटिक्स होती है और सब कुछ होता है। वहाँ पर एक बाहरी आदमी का जाकर वहाँ के लोगों से इन अ वे कम्पीट करके और अवार्ड जीतना कोई आसान काम नहीं है। सो आई थिंक आई एम राइट इन सेइंग कि हमारे पास दुनिया के बहुत बड़े लेखक आज इस महफिल में मौजूद हैं। तो मैं तिजेन जी यहाँ बैठ चुके हैं, नीना जी हैं, मैं बाकी लोगों को बुलाता हूँ। मैं और ज़ोरदार तालियों से आपको हर बार स्वागत करना है उनका। मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ नरेंद्र ग्रोवर जी को, जो बर्मिंघम से आए हैं। डॉक्टर निखिल कौशिक, आप कोने में बैठ जाएं क्योंकि मैं बताता हूँ आप कोने में क्यों बैठ जाएं। निखिल जी हैज ऑलरेडी सेड हिज अपॉलॉजीज। इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें इनको जाना है, तो उन्होंने पहले से माफ़ी मांग ली है। वो as soon as he can he will leave us।
That's why I said आपको नहीं पता. And last but not the least, I will invite Dr. Ajay Tripathi, Mr. Ajay Tripathi, from Birmingham. परवेज मुजफ्फर। कहाँ उन्होंने मैं परवेज आपने लास्ट कह दिया ना, मैंने कहा परवेज मुजफ्फर। ऐसा क्या है जी, अजय से ऐसी दोस्ती है, उनका नाम आते ही बाकी दुनिया भूल जाती है। परवेज भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा हर जगह होता है। मोहब्बत का वो है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परवेज मुजफ्फर साहब। मैं तो ये सोचता था जान बच गई। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ निखिल कौशिक साहब से। निखिल जी डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करते हैं, और जब मरीज दवा से ठीक नहीं होता तो उसे कविता सुनाते हैं। निखिल भाई की आदत है कि अपनी सुनाते हैं ज़रूर, लेकिन कई बार वो दूसरों की लिखी भी सुनाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अपनी ही कविता को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, दूसरों की कविता को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, विच इज़ with apologies, a bit rare character in a poet himself. निखिल कौशिक। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों को ढेर सारा साधुवाद वेल्स की तरफ से, जहाँ से मैं आया हूँ आज। तो अभी हमने ही एक प्रेजेंटेशन देखी युगांडा से आए हुए लोगों के बारे में, और सच मानो में ये कहा जाए तो वहाँ से जो लोग आए उन्होंने इस देश में बहुत तरक्की की और बहुत वो सब कुछ किया, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हमें ब्रिटेन की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जिसने लोगों को इतना मान सम्मान दिया है। और मुझे लगता है कि इस मान सम्मान को दर्शाने के लिए मैं जिन शब्दों का सहारा लेना चाहता हूँ वो हमारे बड़े मित्र और एक बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा हैं। मैं उनकी एक गज़ल के कुछ शेर इस बात को उजागर करने के लिए, बताने के लिए कि ये देश कितना अच्छा है और आपको क्या क्या अवसर देता है। जो तुम न मानो मुझे अपना हक तुम्हारा है, यहाँ जो आ गया एक बार बस हमारा है। जो तुम न मानो मुझे अपना हक तुम्हारा है। कहाँ कहाँ के परिंदे बसे हैं आके यहाँ, कहाँ कहाँ के परिंदे बसे हैं आके यहाँ। सभी का दर्द मेरा दर्द बस खुदारा। यहाँ जो आ गया एक बार बस हमारा है। जो तुम न मानो मुझे अपना हक तुम्हारा है। ये घर तुम्हारा है इसको कहो न बेगाना। ये घर तुम्हारा है इसको कहो न बेगाना। मुझे तुम्हारा तुम्हें अब मेरा सहारा। यहाँ जो आ गया एक बार बस हमारा है। जो तुम न मानो मुझे अपना हक तुम्हारा है। क्या बात, क्या दरअसल जब निखिल सुना रहे हैं तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने ही लिखा है। साहित्यकार की बात है, क्योंकि वो जो एक माध्यम है, कहीं भावनाएं और शब्द तो कहीं और से आते हैं। तो हमारे एक कुंवर बेचैन हैं जो हमारे सबके आदरणीय हैं, वो ये कहते हैं कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। तो माँ सरस्वती जो शब्द इनके झोले में डाल दे, जो भावनाएं,
वो हम तक पहुंच जाएं, तो उसके लिए हम साहित्यकार के धन्यवादी होते हैं। बाकी बात तो कहीं और से आती है और कहीं और तक जाती है। मैं अब अपनी तरफ आऊँ तो मुझे कोई 7-8 मिनट का समय दिया गया है। उसमें मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ी सी आपको अपनी अलग सी बात करूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आज आप लोग जो आ गए, क्यों आ गए, मतलब यहाँ पे ऐसा क्या है? तो मेरे ख्याल से इसका एक बड़ा कारण है कि आप लोग खाली हैं, कुछ खास करने वरने को है नहीं, तो शायद ऐसा नहीं। चलिए, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं अब आपको जो कविता सुना रहा हूँ उसका शीर्षक ये है कि आजकल लोग खाली हैं। कि आजकल लोग खाली हैं, आजकल लोग खाली हैं, खालियों को व्यस्त रखना खालियों का काम है। खालियों को व्यस्त रखना खालियों का काम है, और देश समूचा बाबा रामदेव का गुलाम है। देश समूचा बाबा रामदेव का गुलाम है। जो रामदेव से बच जाता है, करण जौहर के चक्कर में पड़ जाता है। जो रामदेव से बच जाता है, करण जौहर के चक्कर में पड़ जाता है, उसके साथ कॉफी पीने में सबको मजा आता है। वो करीना से बेकरीने के सवाल पूछता है कि उसकी सैफ अली की भूतपूर्व पत्नी से पटती है या नहीं, शाहरुख खान की फिल्में उसे अच्छी लगती हैं या नहीं, अमिताभ बच्चन की पुत्र वधू दूसरी बार पेट से है या नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों में उलझा है देश पूरा का पूरा, और करने वाला हर काम है लटका हुआ अधूरा। इस प्रकार के प्रश्नों में उलझा है देश पूरा का पूरा, और करने वाला हर काम है लटका हुआ अधूरा। भाई साहब, कुछ तो समझ जाइए, बच्चों को अपने नागरिकता का पाठ पढ़ाइए, कूड़ा सड़कों पर इधर उधर ना फैलाइए, कभी तो दफ्तर समय पर पहुंच जाइए। लेकिन ये सब तो काम है, और आज के युग में काम ही तो हराम है। तभी तो लोग खाली हैं, और खालियों को व्यस्त रखना खालियों का काम है। आज का पूरा कवि सम्मेलन आप सबके नाम है। तो अभी आपने देखा इस कविता में एक शब्द आया बाबा रामदेव। तो हमारे यहाँ देश में, हमारा देश जो भारत है वो बाबाओं का भी देश है। और बाबा रामदेव को अभी आपने देखा, यहाँ उन्होंने बहुत रौनक मेला लगाया पिछले 2 हफ्ते पहले। उसमें हमारे लेस्टर के जो क्या है मेंबरान पार्लियामेंट कीथ वासबी नजर आए बाबा जी को। तो बाबा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर कोई आदमी अपना अवसर चाहता है, ढूंढता है। तो बाबा जी को जब पकड़ा तो उनसे पूछा कि भाई तेरे झोले में क्या है। तो उन्होंने झोले में से निकाल के कुछ किताबें दिखाई। उनमें एक किताब थी, डायरी थी, उसमें सब ब्यौरा था कि भारत का किस किस व्यक्ति का कितना कितना काला धन यहाँ जमा है। तो बाबा उस धन को ढूंढते हुए हिथरो पहुँच गए और पकड़े गए। अब क्या करें। तो मैं ये सोच रहा था कि जिस धन के चक्कर में बाबा जी परेशान हैं और यहाँ आए हैं, उसकी परिभाषा क्या है। तो इन चंद लाइनों में, इन शब्दों में उस परिभाषा को देने की कोशिश करता हूँ कि विदेशों में जमा है भारत का धन, विदेशों में जमा है भारत का धन, भारत का काला धन। सोना चांदी रुपया पैसा आना पाई, सोना चांदी रुपया पैसा आना पाई, और मेरे जैसे कुछ NRI, और हमारे जैसे कुछ NRI। यही तो है भारत का धन, भारत का काला धन। भारत इस धन को वापस लाना चाहता है मगर लाता नहीं, क्योंकि भारत जानता है कि गया धन वापस आता नहीं। क्योंकि भारत जानता है कि गया धन वापस आता नहीं, और धन भी कहता है कि ये वापस जाना चाहता है, देश के निर्माण में हाथ बटाना चाहता है, लेकिन जाता नहीं, क्योंकि धन जानता है कि जब ये वापस जाएगा तो इसे काला ही माना जाएगा। क्योंकि वो जानता है कि जब ये वापस जाएगा तो उसे काला ही माना जाएगा, और उसे थोड़ा सा और काला करके फिर वापस भेज देगा। वापस भेज दिया जाएगा। तो ये काला धन एक अजीब सा समझौता करके जीता है। लंदन के मंदिरों, मस्जिद और गुरुद्वारों में, लेस्टर के छोटे छोटे गलियारों में दुर्दशा भारत की देखकर रोता है
अपने सीने के जख्म अपने ही नाखूनों से सीता है। इसलिए हे मेरे बाबा रामदेव, इसलिए हे मेरे अन्ना हजारे, इस धन को अच्छा है कि तुम भूल जाओ और जो सफेद धन भारत में बचा है उसी से काम चलाओ, वरना वो भी काला हो जाएगा और आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर सफेद धोती के भीतर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। और टाइम बहुत है सर, आप सब लोग सुन। एक छोटी सी कविता और है इसी प्रकार की कि आप बड़ा ही अच्छी ऑडियंस है और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2.5 घंटे लगेंगे जहाँ से मैं आया हूँ जाने, और वहाँ मुझे कुछ है पारिवारिक संकट। तो इतनी अच्छी अच्छी कविताएं आपके सामने आएंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत आनंद आएगा। तो ये जो घर की बात है, हम घर के चक्कर में ही घर से निकल जाते हैं और बेघर हो जाते हैं। तो ये घर क्या है? कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है या वहम है मेरा? वाह। ये मेरा घर है या वहम है मेरा? जब मैं छोटा सा था तब मैं ये मेरे बाप का घर था। जब मैं छोटा था तब ये मेरे बाप का घर था, और मैं रहता था इस घर में जैसे कोई भी रहता है अपने बाप के घर में। और मैं रहता था इस घर में जैसे कोई भी रहता है अपने बाप के घर में। फिर एक दिन मेरे बाप ने बैंड बाजा बजा के मुझे घोड़ी पे चढ़ा के ये घर एक लड़की के हवाले कर दिया। फिर एक दिन मेरे बाप ने बैंड बाजा बजा के मुझे घोड़ी पे चढ़ा के ये घर एक लड़की के हवाले कर दिया। वो आगे रहने लगी इस घर में और हो गई घरवाली, और मैं रहने लगा अपनी घरवाली के घर में और करने लगा वो सारी हरकतें जो कोई भी करता है अपनी घरवाली के लिए। करने लगा वो सारी हरकतें, सबको पता है क्या जो कोई भी करता है अपनी घरवाली के लिए। और अब एक बालक छोटा सा कूदता फांदता रहता है और करता है ऐसी ऐसी बेहुदा हरकतें जैसे कोई भी करता है अपने बाप के घर में। अब मुझे क्यों लगता है कि ये घर मेरा था, है या कभी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई, थैंक यू वेरी मच। आप बात को कैसे शुरू करते हैं, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं और कहाँ ले जाके जोड़ देते हैं, यही खूबसूरत होती है पोइट्स की और पोइट्री की, कविता की और कवियों की। और मुझे जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते हैं, पोइट्री का, शायरी का, कविता का बहुत हद से ज़्यादा दीवानगी की हद तक शौक़ है। और इस काबिल मैं नहीं हूँ कि मैं खुद कुछ लिख सकूँ, मैं सिर्फ दूसरों का पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, आगे सुना भी देता हूँ। लेकिन कई बार भी जहन में ख्याल आता है कि आखिर ये पोइट्री आती क्या है। हम सब लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, काबिल हैं, अपने अपने फील्ड में महारथी हैं। हम ऐसी बात क्यों नहीं कह सकते हैं कि जिस पे तालियां बजें? हम ऐसी बात क्यों नहीं कह सकते हैं कि उसको लोग लिखें, वो किताबें छपें, उन्हें याद किया जाए, उन्हें गाया जाए और हज़ारों सालों तक वो याद रहें। तो थॉट्स तो हम सब के पास हैं, लेकिन कवि में और एक आम आदमी में फ़र्क ये होता है कि वो अपने थॉट्स को इस तरह से बना देता है कि वो कविता बन जाती है। तो मैंने बहुत इसके ऊपर गहन अध्ययन किया कभी। तो गालिब का एक शेर है कि आते हैं गैब सी ये मज़ामी ख़याल में, आते हैं गैब सी ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। It's a bit difficult. What it means is that from hidden depths of the brain do these thoughts come into my mind. तो brain और mind का थोड़ा सा फ़र्क है। From hidden depths. And गालिब सरीर खामा कहते हैं in old days when they used to write with the wooden pen and ink, and the scratching sound of pen on the paper. So the सरीर खामा नवाए सरोश है. So गालिब, this sound, scratching sound of paper, pen on the paper, is like a cry of the angels, and that's how the poetry is formed. So आप लोग महान लोग हैं सर, आप कविता लिखते हैं। मेरी एक और पसंदीदा शायरा हैं ज्योति धर जी, वो उनका एक शेर है कि ले गई इस कदर ऊंचा गई कुछ सोच की गहराइयाँ, इस कदर ऊंचा गई कुछ सोच की गहराइयाँ,
कि उंगलियां छूने लगी उस नूर की परछाइयां. That only a poet can do. And तो थैंक यू वेरी मच निखिल जी. हमने आपको जाना है तो आप जाएं. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you for coming. बहुत अच्छी पहली वर्ड छोड़ के जाने तो मैं आपको पहुंचा दूंगा. वो चाहिए इसको इंग्लिश में करके हम हम चाहते थे कि तेजन जी आए और जो इन्होंने पोइट्री के ट्रांसलेशन का काम किया है उसके बारे में बताएं कि वो प्रोजेक्ट कैसे चला और उन्होंने कितनी मेहनत की और कैसे. तो तेजन जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे उसके बारे में. आप चाहे तो मैं माइक वहीं दे दो. दोस्तों, first of all I must thank Vinod Kuteja and Leicester Multicultural Association for Society. दरअसल विनोद जी ने मुझे अप्रोच किया कि ये एक प्रोजेक्ट है in which we will celebrate the coming of Indian origin people from East Africa to this country. So I started thinking of this whole project in a different way. Because I always think today's poetic imagination is tomorrow's scientific truth. The poet landed at the moon thousands of years ago. The scientist needed a lot of time. The poet put his heart in his beloved's heart many years ago. But the doctor needed a lot of time to do it. The poet gives you an idea that this can be done. And the scientist picks up the idea, and that's what science fiction is all about. Science fiction gives you an idea, and the scientist picks it up. Wordsworth says poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings, recollected in tranquility. The most important part is recollected in tranquility. Because if it is only spontaneous overflow, it will not be poetry. Like today, 9/11 happens, and tomorrow morning I get up and write a poem about it. I haven't felt it. The poet must go through the emotions in tranquility. When he does that, then the words come automatically. And an immigrant poet has many responsibilities. A poet who has come from, say, India or Africa or anywhere, or say East Europe, who has come to stay here in this country. This country was there. The people were living here. The poet came from abroad, and he started thinking about his life, where he came from. So 90% of immigrant writing is full of nostalgia. Nostalgia is a very important part of immigrant writing in any country. Because I think about my village, where I spent my childhood. I have lovely memories. My girlfriend, my parents, my school, my university. I think in 1942 में मैंने हिंदी किया था. But I think, which is the most important thing for any immigrant poet, his poetry should build a bridge
between immigrants and local people. That is possible only if you understand the thought process of the local people. You understand your own thought process. You mix them. If you see the river Thames, you realize, you ask anybody who is living in this country for 4 generations, what is the origin of river Thames? I ask all of you who are here for 40 years. No one knows. Because we are emotionally not involved with the Thames. You ask a child of 5 years old in India from where the Ganges comes, he will immediately tell you. Because in India, rivers are mothers. Emotional ties are there. So we have to develop emotional ties with the place where we have come to stay. And when we do that, we will see, for example, one of my poems, I say, बहुत दिन से मुझे अपने से ये शिकायत है, वो बिछड़ा गांव मेरे सपनों में नहीं आता। बहुत दिन से मुझे अपने से ये शिकायत है, वो बिछड़ा गांव मेरे सपनों में नहीं आता, वो भोर का सूरज, वो बैलों की घंटियां, वो लहलहाती सरसों भी मेरे सपनों की चादर को छेद नहीं पाती। क्या बात है, बहुत खूब। और मैं ये सोचने को विवश हो जाता हूं कि इस महानगर ने मेरे गांव की याद को क्यों कर ढक लिया। बुधुआ, हरिया और सदानंद के चेहरों पे जॉन, काल या जेम्स का चेहरा कैसे चिपक गए? बुधुआ, हरिया या सदानंद के चेहरों पे जेम्स, काल या जॉन के चेहरे कैसे चिपक गए? गांव के नाम पर मुझे नीच साहूकार, गंदी गलियां और नालियां ही क्यों याद आती हैं? वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। गांव के नाम पर मुझे नीच साहूकार, गंदी गलियां और नालियां ही क्यों याद आती हैं? तो कहने की बात यह है कि मैंने यहां आके, when I came to this country, I started thinking that I have adopted this country. I was not forced by anybody. The Queen of England did not write a letter to me that please come and live in this country. No. I came on my own. So until I mix up with the local people, until I understand the problem of Indian immigrant in this country, until they become the focus of my literature, I would not be able to do justice to my poetry. Secondly, I come from India. There are dime a dozen poets, dime a dozen story writers living in India, writing about India. If I write about India, I would be writing about India which is living in my memories. I would not be writing about India which is today. I don't live there anymore. For example, for me today, right of traffic to the person coming from the right has become a part of my system here in this country. When I go back to India, even the policeman doesn't know what is a roundabout, what is the system. So I would not be able to write about something which I don't know. So I think the poet of today, especially the immigrant poet, he must think in terms of building bridges. As I said, I'll be reading that poem, a few lines in English for you, the one you said. Now I say, this is your home now.
ये घर तुम्हारा है. If you think of me as foreign, it's all right. If you think of me as foreign, it's all right. The ones who come here become my very own. The ones who come here become my very own. So many birds have perched and settled here. God, all their agony now is my own. All their agony is now my own. The current flows on without once turning back. In a river, the current flows on without once turning back. You are not in the whirlpool, you are on shore now. नदी की धार बहे आगे, मुड़ के ना देखे, न समझो इसको भंवर, अब यही किनारा है. बहुत बढ़िया. नदी की धार बहे आगे, मुड़ के ना देखे, न समझो इसको भंवर, अब यही किनारा है. जो छोड़ आए, बहुत प्यार है तुम्हें उससे. जो छोड़ आए, बहुत प्यार है तुम्हें उससे. बहे बयार जो, समझो न तुम शरारा है. यहाँ जो आ गया एक बार, बस. So, ladies and gentlemen, I was given this task of translating 50 of my poems. My endeavor was that I must select such poetry which stands true to my thinking, and when it is translated and local people read it, they would understand how an immigrant poet thinks about life in this country. How when an immigrant's passport changes its color, his entire thinking changes. What he feels. It's not just from blue to red. It's a lot. So much turmoil happens within the heart. It's not just changing the color. So I translated those poems, and I had a chance to interact with students of Leicester. I organized a workshop in which I gave them themes. Mr. Vinod Kotecha and his entire staff. We went to the school, and of course, Deepak Bhaiya, you were there. And we interacted with those kids. One of them wrote in our own mother tongue the poem, because we wanted people to write in their own mother tongues. But this country grows so well on you that every child was very comfortable writing in English. So we heard them,